वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, यूपी जीके के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आशीष तिवारी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने यूपी जीके का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो कंटिन्यू यूपी जीके की लेक्चर सीरीज डेली आ रही है। अगर आप नहीं फॉलो करो, प्लेलिस्ट पूरी बना दी, उसको फॉलो करिए। कंप्लीट यूपी जीके आपका कवर हो जाएगा, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। ठीक है, और यूपी जीके का वेटेज आपको तो पता ही कितना है। यूपी पीसीएस में अलग से 5-6 पेपर डाल दिया है और प्लस आरओ हो, बीईओ हो और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो, आपको अच्छे खासे क्वेश्चन यूपी जीके से देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। आज जानेंगे, पहला टॉपिक है अपना आज का उत्तर प्रदेश की मृदा या यूपी की सॉइल्स के बारे में। ठीक है, तो नोट्स आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ आप बढ़िया टेबल पे बैठ के इसको पढ़ रहे हो, दीवारों का टेक लेके नहीं, दीवारों पे पेंटिंग हटा रहे हो, एक नई पेंटिंग नहीं बना रहे हो। तो बढ़िया से टेबल कुर्सी बैठ के अच्छे से डेडिकेशन हो गया। आधे घंटे का लेक्चर देता हूँ, आधे घंटे लाइफ में अच्छे से पढ़ लो इस लेक्चर को। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश की मृदा को 6 भागों में विभाजित करा गया है। कितने? 6 भागों में विभाजित किया है। एक है भाबर मृदाएँ, दूसरी है तराई मृदा, फिर है जलोढ़ मृदा जिसको खादर और भांगर भी कहते हैं। तो आपको याद रखना, भाबर, तराई, खादर, विंध्यन मृदाएँ जो लाल और पीली है विंध्याचल क्षेत्र में, बुंदेलखंडी मृदाएँ हो गई और अरावली मृदाएँ हो गई। बहुत आसान है। भाबर, तराई, जलोढ़ या भांगर हो गई, विंध्यन हो गई और आपकी बुंदेलखंडी मृदा हो गई और अरावली हो गई। बोलो मेरे संग 6 टाइप की मृदा कौन सी है? तो अभी बता देता हूँ सर। भाबर, तराई, भांगर हो गई, विंध्याचल, बुंदेलखंड, अरावली हो गई। बहुत सिंपल है। तो भाबर, तराई, भांगर हो गई, विंध्याचल जो एमपी साइड इधर थोड़ा विंध्याचल रेंज आ गया, बुंदेलखंड रीजन आ गया, अरावली रेंज इधर आ गया। बस सिंपल सी चीज़ है, खत्म हो गई। 6 टाइप की मृदा हो गया, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा यमुना के जो मैदान में, वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब जहाँ गंगा यमुना तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ बहती है, तो वहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? जलोढ़। क्यों जलोढ़? वाटर कंटेंट बहुत होता है उस सॉइल में, बहुत ही मिनरल मतलब रिच सॉइल होती है। आप देखोगे फर्टिलिटी बहुत है, जिसको गंगा प्लेन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन अच्छा होता है वहाँ। तो जलोढ़ मृदा का निर्माण काप, कीचड़ व बालू से हुआ। देखा ही, गंगा में तो बालू होती है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय या क्षारीय मृदाएँ भी मिलती है। अब कहीं पर सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होगा, कहीं पर बेसिक होगी वो, जिन्हें सामान्य भाषा में ऊसर या बंजर कल्लर या रेह कहा जाता है। तो क्या समझे आप ये समझे कि भैया जलोढ़ मृदा गंगा यमुना में पाई जाती हैं, इनका निर्माण बालू से होता है और गंगा कहीं लवणी है तो कहीं क्षारीय है। और इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऊसर या बंजर कल्लर। ऊसर जहाँ लवड़ी होगी और बंजर कल्लर मतलब बेकार है, जहाँ पे कुछ हो नहीं सकता वहाँ। ठीक है, या रेह भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20 हैं। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र यूपी में कितने हैं? 20 हैं। और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। आपको ये याद रखना है, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र उत्तर प्रदेश में 20 है। कृषि पारिस्थितिकी तंत्र 20 है, जलवायु तंत्र 9 है। और उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। मृदा समूह क्षेत्र कितने? 8। उत्तर प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र हैं, जैसे मथुरा है, आगरा जिले में कुछ मात्रा में मरुस्थली मृदा पाई जाएगी। अब भैया आगरा, मथुरा, ये थोड़ा सा राजस्थान का टच ले लेते तो यहाँ थोड़ी सी मरुस्थली मृदा पाई जाती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड है, वहाँ कहीं कहीं काली मृदा पाई जाती है। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में काली मृदा पाई जाती है। और ब्लैक सॉइल को आपको पता है रेगूर कहते हैं, और ये कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। केरल व कपास मृदा के नाम से भी जानी जाती है ना। तो ब्लैक सॉइल तो आपको पता है भैया, जो दक्कन पठार है वहाँ पाई जाती है, कपास के लिए अच्छी होती है। तो ये तो हमको पता है। उत्तर प्रदेश का इससे ये संबंध है कि पश्चिम और बुंदेलखंड रीजन में काली मृदा पाई जाती है और मरुस्थली मृदा मथुरा, आगरा जिलों में पाई जाएगी। ठीक है। लाल मृदा, परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़, भोंटा मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। तो आसान भाषा में कहें तो लाल मृदा, पड़वा, माड़, ये सब एक ही नाम है। ये सब कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड जिले, जैसे ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये सब। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती जो है बुंदेलखंड में ही होती है, क्योंकि बहुत पठारी एरिया, मतलब पत्थर बहुत है, गर्म एरिया बहुत है वो। ठीक है, बारिश कम होती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन जल से होता है। सबसे अधिक जो इरोजन होता है वो वाटर से होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन जल वाला नदी क्षेत्र चंबल नदी। ये सब मेंस में आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में बताइए, तो आप ये सब पॉइंट बताओगे, 120 वर्ड में आपको अच्छा 8 नंबर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो अपरदन है वो कहाँ होता है? चंबल नदी क्षेत्र में होता है। ये आ चुका है एमसीक्यू में। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन, जिसको जल बोलते हैं, अपरदन होता है। सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से? इटावा और आगरा। बहुत ज़्यादा इरोजन होता है चंबल नदी में, देखा होगा मिट्टी के ऐसे ऐसे ऊपर ढेर बने कटे हुए। अवनालिका अपरदन के कारण बीहड़ बनते हैं। देखो ना, बीहड़ पहले होते थे जहाँ भैया डाकू वाकू रहते थे बीहड़ों में। और उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से? मथुरा, आगरा। ठीक है।
तो चंबल एरिया जो है वो कैसा है भैया, नदी से अपर्दित एरिया है। और वायु से अपर्दन कहाँ होता है, मथुरा और आगरा में। भाबर क्षेत्र की मृदाएं जो है वो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं, सहारनपुर है, बिजनौर है, पश्चिमी भाग में, मतलब ये जो यूपी का पश्चिमी भाग है और भी थोड़ा सा जो उत्तराखंड से नीचे लगता है वहाँ पे पाई जाएगी ये। और तराई क्षेत्र की मृदाएं जो है ये कहाँ, ये भाबर क्षेत्र के दक्षिण में पाई जाती हैं। मतलब पहले भाबर होता है, फिर तराई होता है, फिर भांगर होता है, ऐसे चलता है, भाबर तराई भांगर, ठीक है। तो भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र आ जाएगा। तराई मृदा को मोटे तौर पर दोमट मृदा कहते हैं। तराई को कैसे कहते हैं, दोमट मृदा कहा जाता है। जलोढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मृदा समूह है। सबसे बड़ा मृदा समूह उत्तर प्रदेश में कौन सा, आपसे पूछ लेगा अगर कि मिट्टी का सबसे बड़ा समूह उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो जलोढ़ मृदा है। कौन सा है, जलोढ़ मृदा। यह पूरब से पश्चिम तक मैदानी क्षेत्रों में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदाएं मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई है। तो जलोढ़ मृदा वही गंगा यमुना की सहायक नदियों के आसपास मिलेगी जलोढ़ मृदा, ठीक है। विंध्य क्षेत्र की मृदाएं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अथवा विंध्याचल पठार क्षेत्र के अंतर्गत, जो विंध्य क्षेत्र की मृदाएं वो कहाँ मिलती है, बुंदेलखंड है, बागेलखंड है, विंध्या क्षेत्र पठार जैसे मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, चंदौली, यहाँ पे आपकी पाई जाती है विंध्य क्षेत्र की मृदाएं, ठीक है। माड़ काली मृदा, ये जालौन, हमीरपुर, झांसी, बांदा, मतलब बुंदेलखंड रीजन में थोड़ा सा काली मृदाएं पाई जाएंगी, ठीक है। परवा मृदा उत्तर प्रदेश के जालौन, हमीरपुर समेत बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी जगह पाई जाती है। जो परवा मृदाएं कहाँ है, बुंदेलखंड वगैरह में पाई जाती है। अरावली मृदाएं आगरा जिले के कुछ हिस्से में पाई जाती हैं। जो अरावली मृदा है ये जो आगरा कुछ जिले वहाँ पाई जाती है, ठीक। क्यों, क्योंकि राजस्थान से थोड़ा टच लगता है और आपको पता है अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली तक होते हुए जाती है, तो आगरा में भी थोड़ी सी मरुस्थलीय मृदाएं पाई जाएंगी, ठीक है। अरावली मृदाएं जिसको बोलते हैं। और ये लाल रंग की होती हैं। कैसी होती हैं, लाल रंग की होती हैं। इन्हें चंबल और सहायक नदियों द्वारा लाया गया है, ठीक। बहुत आसान चीज़ें हैं। माट और बंजर मृदाएं, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के, अब जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ बंजर मृदाएं पाई जाती हैं। तभी आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी ज़्यादा प्रोडक्टिव है खेती के मामले में कंपेयर टू पूर्वी मृदान या ईस्टर्न। जैसे गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थगंज, गोंडा जिले, यहाँ सब माट या बंजर मृदाएं पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में लवणी और क्षारी भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक 12.95 हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है। आपको ये डाटा कम याद रखना है। प्रदेश में क्षारी और लवणी भूमि कहाँ कहाँ है, अलीगढ़, मैनपुरी, इटावा, ये सब यहाँ एसिडिक और बेसिक सॉइल्स मिल जाती हैं, ठीक है। अलीगढ़ है, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं बेसिकली कह सकते हो आप, ठीक है। चलो, अब उत्तर प्रदेश की जो मृदाएं हैं उनके स्थानीय नाम क्या क्या हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा का स्थानीय नाम क्या है, काप मृदा। जलोढ़ को क्या कहते हैं, काप मृदा। और जलोढ़ कहाँ आती है, गंगा यमुना के मैदानों में आती है, ठीक है, काप मृदा। खादर को क्या कहते हैं, कछारी, दोमट, मटियार या सिल्ट बलुआ। क्या, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट बलुआ। कछारी है, दोमट है, मटियार है, सिल्ट है, बलुआ है, इसको खादर कहते हैं। और जो भांगर होता है उसको उपरहार, दोमट, इसको भी मटियार या बलुई दोमट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बलुई दोमट, मटियार या उपरहार। लवणी और क्षारीय मृदा, इसको क्या बोलते हैं स्थानीय में, रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर, थुर। क्या, रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर, थुर। रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर, थुर, ये लवणी और क्षारीय मृदा को बोलते हैं, रेह, ऊसर, बंजर, कल्लर, थुर, ठीक है। बुंदेलखंड की लाल मृदा को क्या बोलते हैं, पड़ुआ या राकर। क्या बोलते हैं, पड़ुआ या राकर। बुंदेलखंड की लाल मृदा को क्या बोलते हैं, पड़ुआ या राकर। बुंदेलखंड की काली मृदा को क्या बोलते हैं, मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा। क्या, मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा। विंध्य क्षेत्र की मृदाओं को क्या बोला जाता है, मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा, इसको भी बोलते हैं। बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की जो मृदाएं हैं, बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की मृदाओं को मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा ये बोलते हैं, मार, काबर, रंगूर, कपास मृदा। और विंध्य क्षेत्र की जो है उनको भोटा अथवा मोटा भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इनको आपको याद रखना पड़ेगा। नदी तंत्र, झील सिंचाई और भूगर्भ जल संख्यांकी, इसके बारे में देख लेते हैं। सरकारी तौर पर उत्तर प्रदेश की 8 नदी बेसिन में बांटा गया। उत्तर प्रदेश को कितने में, 8 नदी बेसिनों में बांटा गया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि यूपी को कितने नदी बेसिन में बांटा गया। बेसिन समझते हो ना, सिंक देखा है कि पानी कहीं भी गिराओ वो पूरा इसी में ही रहेगा। तो ऐसे ही कहीं भी बारिश होगी तो वो इन नदियों में मिल जाएगी, वहाँ तक उसका बेसिन होता है। तो गंगा बेसिन है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन, ठीक है। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन, ठीक है, ये 8 हैं। कन्नौज से वाराणसी तक गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। कन्नौज से वाराणसी, कारण बीच में कानपुर पड़ जाता है, इतना लेदर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन आता है। तो कन्नौज से कानपुर में बहुत पोल्यूशन रहता है। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कानपुर के प्रयागराज से मिलता है। सबसे ज़्यादा जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है कानपुर से। क्यों, इतनी ज़्यादा लेदर इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, सब पानी उसी में डिस्चार्ज करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर इतना मिल जाता है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है,
ठीक है, इसलिए मछलियों को दिक्कत होती है। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टील सेंटर की स्थापना IIT कानपुर में की गई है। ठीक है, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना कहाँ करी गई? IIT कानपुर में करी गई। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जिला बदायूं है। उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक जो है गंगा तट वाला जिला कौन सा? बदायूं है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो यमुना है। क्यों भैया? यमुना आपको देखा हो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इसका दिल्ली के आसपास मिल जाएगा। 2016 में नीदरलैंड सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच गंगा नदी की सफाई तथा सीवेज ट्रीटमेंट में सहयोग प्रदान करने हेतु समझौता भी हुआ था। गंगा उत्तराखंड स्थित उत्तरकाशी से निकलती है, तो पता होगा आपको, भागीरथी नाम से जाना जाता है। अब अलकनंदा और भागीरथी मिलती तब गंगा बनती है। गंगा के बारे में फैक्ट है तो आपको पता ही है, गंगा 2525 किलोमीटर की है। कहाँ कहाँ बहती है ये नहीं बताऊँगा। भारत का सबसे लंबा जल मार्ग, ये आपको याद रखना, राष्ट्रीय जल मार्ग जो है, जल मार्ग 1, भारत का सबसे लंबा जल मार्ग कौन है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1 गंगा पर बना है। प्रयागराज में हल्दिया के बीच है। कहाँ? प्रयागराज और हल्दिया। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का भी दर्जा मिला था। राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला गंगा को? पूछ सकता है आपको। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है 2008 में। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा पर प्रयागराज में हल्दिया के बीच स्थित है। ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया। हल्दिया कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। राष्ट्रीय जलमार्ग है ये 1। गंगा के बाएं तट की पहली प्रमुख सहायक नदी रामगंगा। अब ये गंगा की ट्रिब्यूटरी वगैरह मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यह बिजनौर की से निकलती है रामगंगा, और रामगंगा की लंबाई कितनी है? इतनी है। प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, ये आपको याद रखना है, पूछ चुका है एग्जाम में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है? तो रामगंगा बहती है, और कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। फिर आती है सरयू, जिसको घाघरा बोलते हैं। ये बहराइच, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, मऊ, बस्ती, लखीमपुर खीरी से होकर प्रवाहित होती है। आपको सारे ज़िले नहीं याद रखने, सरयू आपको याद रखनी है। अयोध्या तट इसके किनारे बसा, ये तो पता ही होगा आपको। 970 किलोमीटर की यात्रा यह बलिया और छपरा के बीच गंगा से मिलती है। अब ये आपको याद रखना है, गंगा से ही कहाँ मिलती है? बलिया और छपरा के बीच में गंगा से मिल जाती है। देवरिया जनपद के बरहज उपनगर में राप्ती इसमें मिलती है। अब राप्ती नदी जो है वो किस में मिल जाती है? सरयू में मिल जाती है। राप्ती सरयू की ट्रिब्यूटरी और सरयू गंगा की ट्रिब्यूटरी, और सरयू को घाघरा बोलते हैं। क्या समझे? सरयू घाघरा है जो, वो छपरा और बलिया के पास गंगा में मिलती है, यह गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और राप्ती फिर सरयू में मिल जाती है देवरिया जनपद पे। ठीक है, चलिए। शारदा या काली नदी कुमाऊं श्रेणी के मिलाप हिमनद से निकलती है। शारदा या काली नदी कहाँ निकलती है? मिलाप हिमनद से। इसे कुमायूं से गौरी गंगा और मैदान में काली गंगा नाम से जाना जाता है। धामी और लीसड़ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, तो ये आपको नहीं याद रखनी, इसकी कुल लंबाई याद रख लो। पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और सीतापुर के सरयू घाघ में मिल जाती है। घाघरा में जो काली नदी है वो भी इसमें मिल जाएगी। राप्ती, ये याद रखना आपको, राप्ती नदी का नाम इरावती है। इंपॉर्टेंट है ये, फिर से बता रहा हूँ। राप्ती नदी का पुराना नाम क्या था? इरावती। राप्ती नदी का पुराना नाम इरावती। ये कहाँ से निकलती है राप्ती नदी? ये नेपाल के रुकुमकोट से निकलती है। कहाँ से? रुकुमकोट से निकलती है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर। रोहिणी और बूढ़ी गंडक इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ये याद रखना। रोहिणी और बूढ़ी गंडक ये राप्ती की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है। इसका पुराना नाम इरावती है। ठीक, राप्ती का पुराना नाम इरावती है, नेपाल से निकलती है। रोहिणी बूढ़ी इसकी सहायक नदी है। गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती और बहराइच से होकर बहती है। जो राप्ती नदी कहाँ कहाँ बहती है? गोरखपुर, श्रावस्ती, बस्ती और बहराइच से। यह देवरिया जिले के बरहज में सरयू से मिल जाती है, जिसे गोरखपुर का शोक कहते हैं। आपको ये याद रखना है, इसे गोरखपुर का शोक कहते हैं। तो राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहते हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फ्रेज है। पूछ सकता है भैया गोरखपुर का शोक, यहाँ फ्लड बहुत लाती है, तो राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। चंबल, बेतवा, केन और सोन उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। यूपी में प्रवाहित होने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन है? चंबल, बेतवा, केन, सोन। ठीक है। चंबल नदी मालवा पठार जो है मध्य प्रदेश स्थित जानपाव पहाड़ियाँ से निकलती है। ये मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूँ ज्योग्राफी में। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के जानपाव हिल से। यह नदी उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए राजस्थान और मध्य प्रदेश से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यह यमुना से मिल जाती है। चंबल जो है जैसे गंगा है, फिर यमुना, यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल, इटावा में ये मिलती है। इसकी कुल लंबाई इतनी है। ये राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश से बहती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है। गंगा नदी राणा, हाँ ये याद रखो, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज चंबल पर बनी प्रमुख नदी परियोजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। चंबल नदी पर बनी परियोजनाएं कौन कौन सी है? गांधी सागर बांध,
राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज ये चंबल पर बनी प्रमुख नदी परियोजना है, प्रमुख नदी परियोजना है। ठीक है, चंबल नदी की परियोजना याद रखना, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। ठीक है, चंबल नदी पर बनी प्रमुख परियोजना है। पार्वती, काली, सिंध, मतलब पार्वती, काली, सिंध और बनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये सब मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूँ, फिर याद रख लो। पार्वती, काली, सिंध और बनास। ठीक है, पार्वती, काली, सिंध, बनास किसकी? चंबल नदी की। तो जैसे चंबल नदी इसकी पार्वती, काली, सिंध और बनास ये इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात अब देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें आती ही जा रही हैं लगातार और मज़ेदार आपको आता जा रहा होगा, बढ़िया से नोट्स बना लो। चूनादरी प्रपात रॉबर्ट्सगंज से, रॉबर्ट मोना डालेंगे, चूनादारी प्रपात रॉबर्ट्सगंज से लगभग 37 किलोमीटर दूर से स्थित है। तो क्या ये 37 भी याद रखना? नहीं, चूनादरी प्रपात रॉबर्ट्सगंज के पास है। लेखनिया दरी प्रपात के भी समीप है, यह लेखनिया दरी प्रपात के भी समीप है। कुसियारा प्रपात मिर्ज़ापुर से 38 किलोमीटर दूर लालगंज में स्थित है। तो आपको क्या याद रखना है? कुसियारा प्रपात वो लालगंज में है। कुसियारा प्रपात कहाँ है? लालगंज में। चूनादरी प्रपात रॉबर्टगंज में। बेलन नदी पर स्थित है जो आपका कुसियारा प्रपात है, ये कहाँ है? बेलन नदी पे। कहाँ पे? बेलन नदी। सिरसी प्रपात मिर्ज़ापुर से 50 किलोमीटर स्थित है। सिरसी प्रपात, कौन सा? सिरसी प्रपात। इस प्रपात के पास सिरसी बांध भी मौजूद है। अब सिरसी प्रपात कहाँ है? मिर्ज़ापुर में। कुसियारा प्रपात भी लालगंज में हो गया और चूनादरी प्रपात। राजदरी एवं देवदरी प्रपात चंदौली जिले के चकिया क्षेत्र के अंतर्गत चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य था। हाँ, और यहीं चंदौली में है ये। और राजदरी और देवदरी जलप्रपात यहीं पे है। ठीक है, देवदरी प्रपात चंद्रप्रभा नदी पर स्थित है। देवदरी जो जलप्रपात है चंद्रप्रभा नदी पर है। सिद्धनाथ दरी प्रपात जो है ये मिर्ज़ापुर से 14 कूल सिद्धनाथ दरी प्रपात, मतलब मेजरली आपको मिर्ज़ापुर, ललितपुर यहीं पे मिलेंगे। इसका नाम बाबा सिद्धनाथ से जुड़ा हुआ है। किसका? सिद्धनाथ दरी प्रपात। तो बस इतना याद रखो, सिद्धनाथ दरी प्रपात कहाँ है? मिर्ज़ापुर में है। राजदरी और देवदरी ये आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में है। लेखनिया प्रपात ये चुनार से 50 किलोमीटर दूर है। मूखा प्रपात सोनभद्र जिले में बेलन नदी पर स्थित है। मूखा प्रपात कहाँ है? बेलन नदी पर है, सोनभद्र जिले में है। टाडा प्रपात मिर्ज़ापुर में है। बस यही याद रखो, टाडा प्रपात मिर्ज़ापुर में है। इस प्रपात के पास टाडा बांध है, तो भैया टाडा प्रपात है। विंध्यम प्रपात मिर्ज़ापुर से लगभग 15 किलोमीटर। तो ये सब वहीं मिर्ज़ापुर के आसपास ही मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार अंडरलाइन फिर से कर देता हूँ, कौन कौन सा? चूनादरी प्रपात रॉबर्ट्सगंज से कितनी दूर है? 37 किलोमीटर। लखनिया जलप्रपात के समीप। और लखनिया जलप्रपात है कहाँ भैया? ये लखनिया जलप्रपात जो है चूनार के पास है। कहाँ है? चूनार के पास। देवदरी प्रपात, चंद्रप्रभा, राजदरी ये सब आपको चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में मिल जाएंगे। टांडा प्रताप मिर्ज़ापुर में है। सिद्धनाथ प्रपात भी मिर्ज़ापुर में है। विंध्यम प्रपात भी मिर्ज़ापुर में है। बस ठीक है, ये सब आपको मिर्ज़ापुर में मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कैसी क्या सिंचाई का क्या है, आइए ये देख लेते हैं। 2018 बाण सागर नहर परियोजना का समापन हुआ था 2018 में। बाण सागर नहर परियोजना, तो इसमें आपको लेटेस्ट का याद रखना होगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेटेस्ट का जो 2022 का है। 2021 में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का समापन हुआ है, तो ये सब नहीं याद रखो, 22 का याद रखो बस। राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में। बेतवा नदी के पार स्थित, ये भी आपको वैसे याद नहीं रखना है, एक चीज़ को अब 2000 क्योंकि 24 चल रहा है ना, 23 और 24 का मैं आपको अभी करंट अफेयर जब दूंगा यूपी जीके का, उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, ये छोड़ दो अभी, ये क्योंकि पुराने हो गए, ये नहीं आएगा। अब ये देखते हैं, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना है उत्तर प्रदेश की, ये बहुत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश का नहर सिंचाई में देश का प्रथम स्थान है। तो सबसे ज़्यादा जो कैनाल इरीगेशन है, नहर सिंचाई है, वो कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश में कहाँ से होती है? उत्तर प्रदेश में कैनाल इरीगेशन सबसे ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? कैनाल इरीगेशन यूपी में सबसे ज़्यादा है। सकल सिंचित क्षेत्र जो है 216 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र इतना हेक्टेयर, ये नहीं याद रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में कुल शुद्ध सिंचाई में आपको याद रखना है, नलकूप सिंचाई सबसे ज़्यादा है। कुल शुद्ध सिंचाई में नहर सिंचाई फिर आती है आपकी। शुद्ध सिंचाई में फिर कुएं से सिंचाई आती है तीसरे नंबर पे। कुल शुद्ध सिंचाई में फिर तालाब, झील, पोखर ये सब आ जाते हैं। लगभग उत्तर प्रदेश में 78% सिंचाई निजी लघु सिंचाई संसाधनों से होती है। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तो नहरों से सिंचाई होती है। शुद्ध सिंचाई की अगर कुल निकाली जाए तो उसमें नलकूप जो है वो सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे। उसके बाद जो नहर सिंचाई है वो दूसरे नंबर पे आती है। कुएं से सिंचाई तीसरे नंबर पे आती है। और आपकी झील, तालाब ये सब चौथे नंबर पे आ जाती है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में तालाबों व पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में है। कहाँ पे है? बुंदेलखंड क्षेत्र में है। कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन जो है पूर्वांचल क्षेत्र में है। पूर्वांचल मतलब मिर्जापुर साइड ये सब। और उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई ये मेरठ में होती है, मेरठ में। और सिंचाई का सबसे बड़ा साधन नलकूप है उत्तर प्रदेश में। क्या है? नलकूप है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में सहारनपुर में खोला गया था, ठीक है। सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर सहारनपुर से निकलती है और इस नहर का निर्माण शाहजहां ने 1631 में कराया था। तो उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, सहारनपुर से निकलती है। इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1830 में यह काम पूरा किया। इस नहर की लंबाई 1440 किलोमीटर है। कितनी है? 1440 किलोमीटर। फिर बात करते हैं शारदा नहर। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। शारदा नहर जो है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है। सबसे पुरानी कौन है? पूर्वी यमुना नहर। सबसे बड़ी कौन है? शारदा नहर। इसका निर्माण 1928 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। और यह जो है वनवासा यानी उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर पीलीभीत में, मतलब वनवासा नामक स्थान पर है। शारदा जो है काली या महाकाली नदी से निकाली गई है, ठीक है। शारदा नदी आपको क्या याद रखना? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है, यानी लार्जेस्ट कैनाल है। 1928 में हुआ था। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा जो है पीलीभीत यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश की नहर है। यह नहर गंगा नदी के दाहिने किनारे से हरिद्वार के समीप से निकलती है, ठीक है। इसका निर्माण ये आपको नहीं याद रखना है। निचली गंगा का नहर बात कर लो, 1878 में हुआ था निचली गंगा का नहर। यह नहर गंगा से बुलंदशहर जिले के नरौरा से निकलती है। इस नहर द्वारा अलीगढ़, फिरोजाबाद इन सबको पानी मिलता, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी यूपी में, ये याद रखना। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी भी खैर यूपी में, पश्चिम यूपी में है। तो नहरों का भी सर्वाधिक विस्तार पश्चिम यूपी में ही है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही इसीलिए है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें रायबरेली में। सबसे ज़्यादा जो नहरें हैं वो कहाँ है? रायबरेली में। सहारनपुर के पास यमुना पर बना हथनी कुंड बैराज को अब ताजे वाला बैराज कहते हैं। क्या कहते हैं? हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है पूछ लेता। तो सहारनपुर में यमुना पर बना है हथनी कुंड बैराज, जिसको अब क्या कहते हैं? ताजे वाला बैराज कहते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान का संयुक्त बैराज है हथनी कुंड बैराज। जो हथनी कुंड बैराज है यूपी है, हरियाणा है, हिमाचल है, दिल्ली है, राजस्थान है, इन सबका संयुक्त बैराज है हथनी कुंड बैराज। नेक्स्ट, शारदा जिसको काली नदी भी कहते हैं। एक सेकेंड। शारदा नदी से वनवासा से निकलने वाला शारदा नहर से सिंचाई उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में होती है। शारदा कैनाल से सिंचाई उत्तर प्रदेश में भी होती है, उत्तराखंड में भी। रामगंगा नदी से कालगढ़ से निकलने वाली रामगंगा नहर से सिंचाई यूपी उत्तराखंड में होगी। तो बिल्कुल होगी। रामगंगा भाई जिम कॉर्बेट से ही बहती है ना, बिजनौर जिले के पास से आ जाती है, तो ये मिलती है भैया वहाँ से। चलिए खैर, उत्तर प्रदेश में छोटे किसान हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना 1985 में चलाई गई थी। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप 2011-12 में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना 2020-21 में चलाई जा रही है, ये याद रखना है। लघु सिंचाई योजना 2021। हमीरपुर जिले में सिंचाई के लिए जल पहुंचाने के लिए 1910 में घसान नदी पर घसान नदी बनाई गई थी। घसान नदी पर घसान नदी बनाई गई थी, मतलब घसान कैनाल कर लो, मतलब घसान नहर बनाई गई थी इस पर। केन नहर जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से निकलती। केन नहर कहाँ से निकलती? मध्य प्रदेश के पन्ना नहर से, मतलब पन्ना जिले से। और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले को लाभान्वित करती है। उत्तर प्रदेश को बांदा को लाभान्वित करती केन। रिहंद परियोजना 1962 में हुई थी। रिहंद परियोजना 1962 में पूरी हो गई थी। ये सोनभद्र के पिपरी में स्थित है। रिहंद कहाँ है? सोनभद्र के पिपरी में रिहंद। सोन की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है, ठीक है। राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर, इंपॉर्टेंट है। राजघाट बांध परियोजना भी ऊपर बताया भी था, बेतवा नदी पर है, ललितपुर के समीप। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश इसमें सम्मिलित है। ये ऊपर करा चुका हूँ मैं आपको। माता टीला बांध भी करा चुका हूँ। इसका निर्माण 1958 में हुआ था, झांसी में, बेतवा नदी पर हुआ था। माता टीला बांध 1958 झांसी में, बेतवा नदी पर। यह परियोजना बुंदेलखंड में सिंचाई के महत्वपूर्ण है। शारदा सागर बांध जो है ये भारत नेपाल सीमा पर पीलीभीत जिले में। शारदा सागर बांध का है भारत नेपाल सीमा पर पीलीभीत जिले में। इसके द्वारा जौनपुर, आजमगढ़ और बलिया जिले की सिंचाई का जल प्राप्त होता है, ठीक है। बाण सागर परियोजना जो है, बाण सागर परियोजना ये यूपी, एमपी और बिहार के बीच प्रस्तावित परियोजना, यूपी, एमपी, बिहार के बीच। इसे 2018 में राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया था। अर्जुन बांध महोबा के चरखारी में स्थित है। अर्जुन बांध कहाँ है? महोबा में।
इस बांध के जल का प्रयोग महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई के लिए किया जाता है, महोबा और हमीरपुर में सिंचाई के लिए, ठीक है। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज इसमें निकल के आपके लिए आ गई हैं, एक बार अच्छे से इसको करिएगा। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध परियोजनाएं देख लेते हैं। शारदा बैराज ये लखीमपुर खीरी में है, शारदा कैनाल पे। क्या बोला भाई? शारदा बैराज शारदा नदी लखीमपुर खीरी। सुहेली बैराज लखीमपुर में है, सुहेली नदी पे, लखीमपुर सुहेली नदी पे। राप्ती बैराज ये श्रावस्ती नदी पे है, राप्ती नदी पे। राप्ती बैराज श्रावस्ती नदी राप्ती पे, मतलब श्रावस्ती में है, राप्ती नदी पे। जिरोगो जलाशय ये मिर्ज़ापुर में है, जिरोगो नदी पे। मूसा खंड बांध चंदौली में है, कर्मनाशा नदी पे। मूसा खंड बांध चंदौली कर्मनाशा नदी। कन्हार बांध ये सोनभद्र में है, कन्हार नदी। कन्हार बांध सोनभद्र कन्हार नदी। माता टीला परियोजना ललितपुर में है, बेतवा नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे शारदा भी इंपॉर्टेंट है, राप्ती भी इंपॉर्टेंट। सपरार बांध झांसी में है, सपरार नदी पे। अहरौर बांध वाराणसी पे है, गरई नदी पे। अहरौर वाराणसी गरई नदी। हिंडन बैराज गाजियाबाद में है, हिंडन नदी पे, गाजियाबाद हिंडन नदी। लवकुश बैराज कानपुर में है, गंगा नदी पे। लवकुश बैराज कहाँ है? कानपुर में, गंगा नदी पे, गंगा बैराज जिसको कहते हैं। हरवली बैराज ये बिजनौर में है, रामगंगा नदी पे, हरवली बैराज। मध्य गंगा बैराज बिजनौर में है, गंगा नदी पे। मध्य गंगा बैराज बिजनौर गंगा नदी पे। आगरा बैराज आगरा में है, यमुना नदी। आगरा बैराज आगरा में है, यमुना नदी। बनवासा बैराज जो है वो पीलीभीत में है, शारदा नदी पे। बनवासा बैराज पीलीभीत शारदा नदी। सरयू बैराज बहराइच में है, घाघरा नदी पे। सरयू बैराज कहाँ है? बहराइच में है, घाघरा नदी पे। सरयू बैराज बहराइच घाघरा नदी। वनगंगा बैराज सिद्धार्थनगर में है, राप्ती नदी पे। वनगंगा बैराज सिद्धार्थनगर राप्ती नदी। मेजा जलाशय ये मिर्ज़ापुर में है, बेलन नदी पे। मेजा जलाशय मिर्ज़ापुर बेलन नदी। अधवा बैराज ये मिर्ज़ापुर में है, कर्मनाशा नदी पे आ जाएगा। घाघरा बैराज सोनभद्र में है, घाघरा नदी पे। राजघाट बांध परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ललितपुर बेतवा नदी पे, ठीक है। राजघाट माता टीला सेम ही है। पथरई बांध झांसी में है, पथरई नदी पे। मौदहा बांध हमीरपुर में मिल जाएगा, बिरमा नदी पे। मौदहा बांध हमीरपुर बिरमा नदी। अर्जुन बांध महोबा पे मिल जाएगा, अर्जुन नदी पे। नरौरा जो बैराज है ये बुलंदशहर में है, गंगा नदी पे। नरौरा बुलंदशहर गंगा नदी। अफजलगढ़ बैराज ये बिजनौर में है, आपके रामगंगा नदी पे। अफजलगढ़ बैराज है बिजनौर रामगंगा नदी। खो बैराज ये भी बिजनौर में है, खो नदी पे। खो बैराज बिजनौर खो नदी। गोकुल बैराज मथुरा में है, यमुना नदी पे। मथुरा यमुना नदी। गोमती बैराज लखनऊ में है, गोमती नदी पे। लखनऊ गोमती नदी। गिरजा बैराज बहराइच में है, घाघरा नदी। गिरजा बैराज बहराइच में है, घाघरा नदी, ठीक। तो ये थे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बांध परियोजनाएं जो कि इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी। जैसे इसमें भी अगर मैं फिल्टर कर दूं, जैसे शारदा बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, राप्ती बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है, माता टीला बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंडन हो गया आपका, ठीक है, लवकुश कानपुर वाला। और फिर आपका इधर बात करें तो सरयू बैराज बहुत इंपॉर्टेंट है, घाघरा बैराज है, राजघाट हो गया आपका, ठीक है, और आपका नरौरा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, आज मैं इतने ही करा रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से प्लीज़ लर्न कर लीजिए। आई होप आपको ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। मैं आशा यही करता हूँ। आधे घंटे का ही लेक्चर मैं तभी दे रहा हूँ आपको, इसको करिए। तो कल से अब हम लोग शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश के न्यायालय कारागार कैसा क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख आयोगों का गठन, दुग्ध विकास से संबंधित, मतलब सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। बहुत ही जल्दी ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, मतलब 12 से लेकर 10 लेक्चर में ख़त्म हो जाना चाहिए, 10 से 12 लेक्चर में, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, शेयर कर दो अगर मन हो, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कुछ तो कर दिया करो, तो थोड़ा अच्छा लगता है बनाना। इसके बाद हाँ मैं आपको बता दूँ 500 MCQ भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। यूपी जीके के 500 MCQ करा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट तगड़ी यूपी जीके की प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसने इसको कर लिया एम्पल टाइम बढ़िया नोट्स बना के MCQ लगा डाले, फिर अपना सेक्शन वाइज टेस्ट और आपका GS फुल लेंथ टेस्ट कराऊंगा, अपने आप सब कवर हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और बाकी आप अगर तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो हमसे जुड़ के तो इन नंबरों से जुड़ सकते हो। ये सब आपको MCQ नोट्स फुल लेंथ टेस्ट सब मिल जाएगा।